नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसटीईटी एग्जामिनेशन 2020 और बिहार मैट्रिक एग्जामिनेशन 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से कक्षा 10 विषय इतिहास अध्याय 4 भारत में राष्ट्रवाद के वीडियो नंबर 3 प्रमुख किसान आंदोलन एवं प्रमुख राजनीतिक दल के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को कवर करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम पॉइंट यहाँ पर बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। तो पहली बार महिलाओं की प्रभावी भूमिका सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही देखने को मिलती है और इस आंदोलन का जो प्रमुख परिणाम रहा है वो रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारतीयों को कुछ हद तक पहले की अपेक्षा ज़्यादा अधिकार प्रदान किए गए। अब आइए बात करते हैं प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन से ऐसे प्रमुख किसान आंदोलन रहे हैं जो कि काफ़ी प्रभावी भूमिका अदा किए हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह और किसान सभा का गठन की बातें आती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं चंपारण आंदोलन। और देखिए 1917 में इस चंपारण आंदोलन जो हुआ था वो 1917 में हुआ था। बंगाल तथा बिहार में नील उत्पादन के कारण किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। बिहार में नीलहे गोरों द्वारा 3 कठिया यानी कि अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया पद्धति की एक व्यवस्था प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत 1 बीघा में 20 कट्ठा होता था और 20 कट्ठा में उनको 3 कट्ठा नील का उत्पादन करना अनिवार्य था। और इस नील की खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति काफ़ी कम हो जाती है तथा साथ ही साथ काफ़ी अधिक श्रम और पूंजी की आवश्यकता इसमें पड़ती थी। और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने नीले रंग का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। वस्तुतः यहाँ के नील के उत्पादकों को और ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा था। तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने एक किसान आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे हम चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने देखा ये कब हुआ, 1917 में। चंपारण कहाँ पड़ता है? चंपारण बिहार की एक जिला था उस समय, जिसको 1971 में बांटकर 2 भागों में कर दिया गया, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण। चंपारण का जो हेडक्वार्टर था उस समय मोतिहारी था और वर्तमान में पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर मोतिहारी है जिला मुख्यालय, और पश्चिम चंपारण का मुख्यालय बेतिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में अन्य चीज़ों को। गांधी जी के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया और इसके तहत 1919 में एक चंपारण एग्रेरियन एक्ट पारित किया गया और किसानों को स्वतंत्र कर दिया गया कि वे स्वेच्छा से यदि नील की खेती करना चाहे तो करें, अनिवार्य नहीं था। दूसरा किसान आंदोलन हम देखते हैं खेड़ा आंदोलन। एक गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था और गांधी जी ने यहाँ पे लगान की माफ़ी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया था। सन 1917 में अधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल को काफ़ी क्षति पहुंची थी, जिसके कारण किसान इस मांग कर रहे थे कि उनके लगान को माफ़ कर दिया जाए। और 22 जून 1918 को गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया था। अब आइए नेक्स्ट हम आंदोलन देखते हैं किसानों का। तीसरा है मोपला विद्रोह। ये भी 1917 में हुआ। केरल राज्य के मालाबार तट पर किसानों का एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसमें मोपला और नंबूदरी और नायर ये 3 प्रकार के लोग थे। मोपला का अर्थ होता था स्थानीय पट्टेदार और खेतिहर। ये इस्लाम धर्म के अनुयायी थे और इनके जो धार्मिक नेता थे वो थे अली मुसलियार। और जो नंबूदरी और नायर थे ये भूस्वामी थे और उच्च जाति के थे। तो इन्हीं दोनों में एक तरह से काफ़ी समस्याओं को झेलना पड़ा और आगे आकर के विद्रोह हुआ। नेक्स्ट हम विद्रोह के बारे में देखते हैं। तो यह है बारदोली विद्रोह। गुजरात के सूरत जिले में फरवरी 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था और यह किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और इसी बारदोली सत्याग्रह के आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी।
इसके बाद हम देखते हैं कि उसी समय बम्बई में एक रेलवे हड़ताल होती है, जिसमें के.एम. मुंशी तथा लालाजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में विधान परिषद की सदस्यता से ही त्यागपत्र दे दिया था। अब आगे किसानों के हित में एक किसान सभा का गठन किया जाता है। 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में किसान सभाओं का गठन हुआ। बिहार में 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ, जिसे 1928 ईस्वी में एक शक्तिशाली अधिकार प्रदान हुआ। बिहटा में 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा का गठन होता है। लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। अब आगे देखते हैं अन्य प्रमुख आंदोलन के बारे में। मजदूर आंदोलन। 20वीं शताब्दी के आरंभ में सुब्रमण्यम अय्यर ने मजदूरों की यूनियन की गठन की बात कही। तत्पश्चात हम ये देखते हैं कि अहमदाबाद में सन 1917 ईस्वी में प्लेग जैसी महामारी फैली थी और 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की गठन की, जिसका अस्तित्व आज भी है। 1931 ईस्वी में 3 संगठन में विभाजित हो गया, ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंदू मजदूर संघ और यूनियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। लेकिन इन सब मिल करके मजदूर आंदोलन को काफ़ी गति प्रदान किया। एक जनजातीय आंदोलन भी फैला हुआ था। 1916 ईस्वी में दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रंपा प्रदेश में एक विद्रोह हुआ, जिसे जनजातीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1922 और 24 में सीताराम राजू के नेतृत्व में बड़ा विद्रोह हुआ। 6 मई 1924 ईस्वी को राजू को गिरफ्तार कर गोली मार दी गई और सितंबर 1924 में इस तरह इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। इसी बीच में उड़ीसा की सामंतवादी रियासत दसपल्ला में अक्टूबर 1914 में भी खोंड विद्रोह हुआ। 1914 से लेकर 1920 तक आदिवासियों और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध होता रहा। इसके नेता जो थे वो जतरा भगत थे और 1917 में मयूरभंज में संथालों ने एवं मणिपुर में थोडोई तुर्कियों ने विद्रोह किया। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसान, मजदूर, जनजाति, आदिवासी सभी लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए हम देखते हैं कि आज़ादी की लड़ाई जब जड़ी जा रही थी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, उसमें किन प्रमुख संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन अनेक पार्टियों का गठन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और उसके पहले अध्यक्ष थे A.O. ह्यूम। यह संस्था भारत की पहली अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी। इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया गया। इसी बीच में प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन द्वारा बनाया गया था और लॉर्ड रिपन के कार्य में एल्बर्ट बिल पास हुआ था। इन सब चीज़ों का विरोध काफ़ी ज़्यादा हुआ। इसी बीच सन 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना होती है। इंडियन एसोसिएशन के सचिव मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया, जिसके उद्देश्य था बिखरे हुए राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना। इसी बीच एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम यानी कि A.O. ह्यूम ने, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने सन 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की और इसी को 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वरूप दिया गया और A.O. ह्यूम को एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष भी चुना जाता है। नेक्स्ट बात आती है आगे कि 25 से 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का बैठक प्रस्ताव पारित हुआ था, जो कि प्लेग फैलने के कारण इस बैठक का स्थान परिवर्तित कर दिया गया। यह बैठक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय संघ के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस शब्द का जो अर्थ है वो है लोगों का समूह
और यह कांग्रेस शब्द अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। भारतीय राष्ट्रीय संघ की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने की। इसमें कुल 72 सदस्य थे और लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। हम देखते हैं बंगाल विभाजन काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक घटना थी अंग्रेज़ों की, जिसको बाद में इन्हें झुकना भी पड़ा। भारतीयों को तोड़ने के लिए उन्होंने बंग भंग किया और बंग भंग के विरुद्ध आंदोलन आरंभ होता है 1905 में। लॉर्ड कर्जन उसमें वायसराय थे। उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्ति दिलाने में सर्वप्रथम भूमिका दिखाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रही है। पर बंगाल को 2 भागों में बांटा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल मुस्लिम प्रांत का एक तरह से नाम था 1911 में, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग ने इस विभाजन को वापस ले लिया भारतीयों के विरोध के कारण। अब बात आती है एक प्रमुख दल वामपंथी या कम्युनिस्ट पार्टी की इतिहास क्या रहा है हमारे देश के स्वतंत्रता में, देखते हैं। वामपंथी शब्द का जो है प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था, जब समाजवाद या साम्यवाद के उत्थान के बाद यह शब्द वामपंथी उन्हीं का पर्यायवाची बन गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में ही भारत में साम्यवादी सभाएं बननी शुरू हो गई थी, जिसमें बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास इत्यादि प्रमुख केंद्र रहे हैं। साम्यवादी विचारों से जुड़े लोगों में प्रमुख रूप से थे मुजफ्फर अहमद, ऐसे डोंगे, मौलवी बरकतुल्लाह और गुलाम हुसैन आदि। साम्यवादी विचारों का तेजी से फैलाव भारत में रूसी क्रांति की सफलता के पश्चात होता है और 1920 में MN राय, मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? MN राय ने 1920 में। कहाँ पर? ताशकंद यानी कि रूस में। और इसी रूस के ताशकंद में भारत और पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था 1965 का, उसी के समझौता में इसी ताशकंद नामक स्थान पे हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। अब आइए हम देखते हैं आगे। पब्लिक सेफ्टी बिल कांग्रेस ने पारित नहीं होने दिया था और दिसंबर 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करती है। किसान मजदूर पार्टी, लेबर स्वराज पार्टी प्रमुख रूप से अखिल भारतीय मिलकर के दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बन जाती है। अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई और 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण बाबू ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस और समाजवादियों या साम्यवादियों का संबंध विच्छेद हो गया था और इसी बीच फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। देखिए, पार्टियां अलग रही हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं, मतभेद रहे हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक था, भारत माता की गुलामी से मुक्ति दिलाना, स्वतंत्र करना। अब देखते हैं हम मुस्लिम लीग के। सन 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक कहा जाता है। 1887 में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कह के संबोधित किया था। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि हिंदू और मुसलमानों को तोड़ना, जिसके कारण भारत पर आसानी से राज किया जा सके। हंटर नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम एकता पर काफ़ी बल दिया था। मुस्लिमों में शिक्षा प्रसार के लिए अग्रगण्य अब्दुल लतीफ़, आगा खां, सर सैयद अहमद खां इत्यादि रहे हैं। सर सैयद अहमद खां द्वारा 1877 में ही मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किया गया। ये लॉर्ड मिंटो का जो निजी सचिव था डनलप स्मिथ, और इसके जो प्रिंसिपल थे वो आर्कवाल्ड थे, और यहीं आगे भी चल कर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आगा खां ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव डाली थी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी नामक संस्था का सुझाव दिया और इसका सम्मेलन ढाका में 30 दिसंबर 1906 को बुलाया गया और यहीं पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना मानी जाती है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है। आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अलग होकर शासन में अलग प्रतिनिधित्व एवं प्रतिनिधि क्षेत्र की मांग रखनी शुरू कर दी, जिससे भारत का विभाजन का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब आगे हम देखते हैं अगली पार्टी, स्वराज पार्टी। 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पद से त्यागपत्र दे दिया
और मार्च 1930 में स्वराज पार्टी की स्थापना की और इसका प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। इनका मुख्य उद्देश्य था बजट प्रस्तावों को अस्वीकार करना, 1919 सुधार अधिनियम पर जांच समिति गठित करवाना। स्वराज पार्टी 1926 तक पंगु होकर सीमित हो गया था। इसके पश्चात 1926 के आसपास ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आरएसएस की स्थापना होती है। इनकी मुख्य अवधारणा हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की थी। इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। 1830 ईस्वी में राधाकांत ने कलकत्ता धर्म सभा स्थापित कर धर्म सुधारों को शुरू किया। 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। और 1915 में हरिद्वार में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की जाती है। इस तरह अंततः आकर 1925 में श्री के.वी. हेडगेवार बाल गंगाधर के अनुयायी थे, जो नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते हैं। इस प्रकार यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।